हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं विश्व भूगोल की श्रृंखला में। तो जो आपकी विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है, आपको मैं महाद्वीपों के बारे में बता रहा हूं। तो जो हमारे सारे महाद्वीप होते हैं, सातों महाद्वीप होते हैं, तो 6 महाद्वीपों के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। यह जो हमारा होगा, कौन सा महाद्वीप होगा? हमारा एशिया महाद्वीप होगा। तो 7वां महाद्वीप और आखिरी महाद्वीप इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका एशिया महाद्वीप होने वाला है। आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में सारी चीजें जानेंगे, जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो भी आपके फैक्ट बनते हैं और सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप को। आप जानते हो एशिया महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कैसे? तो क्षेत्रफल के अनुसार जब भी हम देखें तो पूरा जो विश्व का क्षेत्रफल है, सारे महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल है, सारे महाद्वीपों के क्षेत्रफल का लगभग 30% अकेले कौन सा है? वो आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है। तो सारे महाद्वीपों का लगभग 30% इस महाद्वीप का क्षेत्रफल है, 30%। ठीक है, तो 30% क्षेत्रफल अकेले एशिया महाद्वीप का है, इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। या तो जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुसार ही ये आपको क्या कहलाता है? सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। तो जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए आपसे, या आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बताओगे कौन सा महाद्वीप है? आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे इस महाद्वीप के अंतर्गत। यहाँ के प्रमुख पठार कौन से हैं, प्रमुख नदियां कौन सी हैं, प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं, बाकी इसका जलीय वितरण कौन सा है, सागर कहाँ पर है, महासागर क्या है, कहाँ पर है, सारी चीजें, या प्रमुख झीलें कौन सी है, सारी चीजें इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं इसको इसके राजनीतिक वितरण से। तो राजनीतिक वितरण का मतलब इस महाद्वीप के अंदर आप देखोगे तो लगभग जो है आपके 48 देश हैं इस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो हमने ये आपसे बताया कि जो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर लगभग जो है 48 देश हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। इसीलिए ये सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल इसका आप देखोगे यहाँ से लेकर, रूस से लेकर और यहाँ तक टर्की तक ये विस्तारित है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के 2 देश ऐसे हैं, जैसे आपका रूस है और ये आपका टर्की है। ठीक है, रूस और टर्की दोनों महाद्वीपों में आते हैं। इसका कुछ क्षेत्रफल या कुछ भाग टर्की का यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और रूस का कुछ भाग जो है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? वो भी जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ज्यादा भाग इसका जो इसी के अंतर्गत है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही है, लेकिन कुछ भाग इसका कहाँ आता है? यूरोप महाद्वीप में। तो आपसे पूछा जाता है एशिया महाद्वीप के 2 ऐसे देश कौन से हैं जिनका संबंध जो है यूरोप महाद्वीप से है राजनीतिक रूप से। ठीक है, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से। तो भौगोलिक रूप से आप देखोगे तो रूस का और टर्की का संबंध यूरोप महाद्वीप से है, नहीं तो ये पूरा भाग इसका कहाँ पे है? आपके एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम एक एक देशों को देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख देश यहाँ पर स्थित हैं। तो देखिएगा, जो प्रमुख देश हैं आपके इसके अंतर्गत, यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये जो सारे देश हैं, यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार से ये पूरा भाग, ये वाला भाग कहलाता है अरब प्रायद्वीप। आप जानते हो इसको क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप। ये वाला भाग अरब प्रायद्वीप है, और इनको जो है पश्चिमी एशिया का देश कहा जाता है। तो पश्चिमी एशियाई देश ये सारे कौन से हैं? पश्चिमी एशियाई देश, पश्चिमी एशियाई देश, पश्चिमी एशियाई देश। तो पश्चिमी एशियाई देश में हम देखेंगे कौन कौन से देश आते हैं पश्चिमी एशियाई देश के अंदर। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक टर्की है, टर्की के नीचे आपका सीरिया है, ये हो गया हमारा टर्की। दूसरा कलर लेते हैं, उससे जो है इसको देखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा टर्की। और यहां पर देखेंगे तो ऊपर है आपका जॉर्जिया, और जॉर्जिया के नीचे है आर्मीनिया। जॉर्जिया के नीचे, जॉर्जिया के दक्षिण में आर्मीनिया है, और इसके बगल में अजरबैजान आपका पड़ता है, अजरबैजान है। बाकी यहां देखोगे तो ये साइप्रस है। ठीक, ये साइप्रस है, और उसके नीचे ये लिबनान है, इसको लिबनान देश कहा जाता है। और लिबनान के नीचे आपका इजराइल है, और उसके बाद आप देखोगे उसके नीचे जो है आपका जॉर्डन है। ठीक है, तो साइप्रस के नीचे आपका लेबनान, और लेबनान के नीचे आपका इजराइल है, और इजराइल के नीचे आपका जॉर्डन है। कभी कभी क्रम से लगाने को देता है कि जो है उत्तर से दक्षिण इन देशों का क्रम लगाइए, पश्चिमी एशियाई देशों का आप क्रम लगाइए।
तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर साइप्रस है, उसके नीचे लेबनान है, फिर सीरिया, फिर जॉर्डन है, ठीक है। और ये चर्चा में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कहा हमेशा जो अशांति ही रहती है, यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध चलता रहता है, तो यहाँ पर अशांति रहती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप देखोगे तो इसके बगल में ये सीरिया हो गया हमारा, और ये हो गया इराक, ये इराक हो गया। उसके अलावा ये आपका पूरा सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है। और नीचे देखेंगे सऊदी अरब के दक्षिण में देखेंगे तो यमन देश पड़ता है, और उसके बाद यमन के पूरब में देखेंगे ये आपका कौन सा देश है, ओमान है, ठीक है। और यहाँ पर 4 देश हैं, इसको याद रखिएगा, इसका भी क्रम आपसे पूछा जाता है, क्रम से लगाइए इसको। तो जो उत्तर में है कुवैत है, कुवैत के दक्षिण में आप देखेंगे बहरीन एक देश है, यहाँ पर इसको बहरीन कहते हैं। और उसके बाद आप देखोगे उसके नीचे तो आपका कतर पड़ता है, इसको कतर कहा जाता है। और उसके नीचे देखेंगे तो आपका यूएई है, ठीक है। तो आपका पहले ऊपर कुवैत है, कुवैत के नीचे आपका बहरीन देश पड़ता है दक्षिण में उसके, और बहरीन के दक्षिण में आपका कतर पड़ता है, और कतर के दक्षिण में यूएई पड़ता है, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। ये सारे देश पश्चिमी एशियाई देश कहलाते हैं। जितने देशों का मैंने नाम लिया है, ये सारे देश पश्चिमी एशियाई देश कहलाते हैं, इनको पश्चिमी एशियाई देश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक रूप से, उसके बाद अगर हम इसको देखें राजनीतिक और भौगोलिक रूप से दोनों से, और उसके बाद हम यहां देखें तो ये जो सारे देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मध्य एशिया देश, मध्य एशियाई देश कहते हैं। तो ये आपके मध्य एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश, मध्य एशियाई देश। तो मध्य एशियाई देशों के अंतर्गत ये आपका जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा भूमध्य देश भी कहलाता है, आप जानते हैं। तो कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान के नीचे देखेंगे तो ये आपका उज्बेकिस्तान है, ये वाला भाग उज्बेकिस्तान कहलाता है, इसको उज्बेकिस्तान कहा जाता है। उसके बाद उसके नीचे उज्बेकिस्तान के नीचे आपका तुर्कमेनिस्तान है, इसको तुर्कमेनिस्तान कहते हैं। और इसके बगल में ये वाला आपका कहलाता है, ये कहलाता है तजाकिस्तान, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, तजाकिस्तान कहा जाता है। और उसके ऊपर एक देश है, इसको किर्गिस्तान कहते हैं। तो सबसे जो दक्षिण में है इस मध्य एशिया के अंतर्गत जो देश आता है उसको कजाकिस्तान कहा जाता है। और कजाकिस्तान, उसके बाद देखोगे उसके नीचे उज्बेकिस्तान है, और उसके साइड में पूरब में किर्गिस्तान है, और इसके दक्षिण में किर्गिस्तान के आपका ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान के पश्चिम में देखेंगे तो आपका तुर्कमेनिस्तान है। ये सारे देश जितने तान वाले देश हैं, 2 देश छोड़कर, एक अफगानिस्तान एक पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान को आप छोड़ देंगे तो बाकी जितने तान वाले देश हैं वो क्या कहलाते हैं, मध्य एशियाई देश कहलाते हैं, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहां से लेकर जो है ये वाला इस प्रकार से सॉरी ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिण एशियाई देश, इसको कहा जाता है दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देश। और दक्षिण एशियाई देश के अंतर्गत हमारा भारत आता है। भारत, ये प्रायद्वीप भी आप जानते हैं, भारत प्रायद्वीप के अंतर्गत ये सारे देश रखे जाते हैं। तो दक्षिण एशियाई देश या भारत प्रायद्वीप देशों के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ देखोगे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के नीचे जो है, नीचे पूरब में, मतलब उत्तर पूरब में, वो क्या कहते हैं दक्षिण पूरब में, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। उसके बाद भारत है, नेपाल है, और आपका भूटान है, और आपका इसके अंतर्गत बांग्लादेश है, और उसके बाद श्रीलंका है, और आपका यहाँ एक छोटा सा देश पड़ता है उसको मालदीव कहा जाता है। ये सारे देश आपके कौन से देश कहलाते हैं, दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई देशों में ये आपका हमारा भारत आता है, भारत के अलावा नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और उसके अलावा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव, ये सारे दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं, ठीक है। बाकी यहीं पर देखोगे तो सार्क देश कहलाते हैं, जो 7 देश हैं उनको सार्क देश कहा जाता है, सार्क देश कहा जाता है उसको, सार्क देश कहते हैं, ठीक। तो सार्क देशों में देखेंगे तो हमने कहा सार्क देश, सार्क इस तरह से। तो सार्क देशों के अंतर्गत आपका भारत आता है, भारत के अलावा बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के अलावा भूटान है, नेपाल है, और उसके बाद आपका पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये सारे देश जो है सार्क देशों में आते हैं। आप जानते हो सार्क का जो गठन किया गया, इसका जो गठन किया गया है सार्क का, ये 1985 में बनता है आपका सार्क, 1985
1985 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, काठमांडू में, काठमांडू में। तो काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया है किसका, सार्क का। तो सार्क 7 देशों का समूह है, और 7 देश ये हमारे भारत के अंतर्गत, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वही 7 देशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सार्क देश, इसकी स्थापना 1985 में हुई है, और ये काठमांडू में इसका जो है हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू के अंदर। तो ये दक्षिण एशियाई देश पूछा जाए या सार्क देशों के बारे में पूछा जाए तो ये सारे देश आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहां देखोगे तो ये वाला जो नीचे का पूरा समूह है, ये वाला यहां से लेकर, मतलब जो म्यांमार है, म्यांमार से लेकर यहां ऐसे आप चलते जाइए, और ऐसे ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला यहां नीचे तक, ठीक है। इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इस समूह को हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत आप देखोगे यहां से स्टार्ट होकर यहां से शुरू होता है म्यांमार से। म्यांमार के बाद आपका थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, और उसके अलावा फिलीपींस है, और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, आपका ब्रुनेई है इसी के अंतर्गत, और आपका एक जो है उत्तरी तिमोर। इतने सारे देश आते हैं किसके अंतर्गत, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत। तो यहां से देख सकते हो ये आपका म्यांमार है, ठीक, ये हमारा म्यांमार है। और म्यांमार में बगल में देखेंगे यहाँ पर तो आपका ये थाईलैंड है, और थाईलैंड के ऊपर ऐसे देखेंगे उसके पूरब में तो आपका लाओस देश पड़ता है, और ये वाला आपका जो इस तरह से है इसको वियतनाम कहा जाता है, और ये वाला इसको कहते हैं हम कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया कहते हैं। यहाँ पर आओगे तो हमने कहा ये थाईलैंड का भाग यहाँ तक है, और ये वाला भाग कहलाता है आपका मलेशिया, ठीक है, मलेशिया है। और इसके नीचे जो है ये वाला भाग इसको सिंगापुर कहते हैं। मलेशिया के नीचे, मलेशिया के दक्षिण में सिंगापुर पड़ता है। उसके बाद ये जो आपका ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हरा हरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है इंडोनेशिया। ये सारा इंडोनेशिया जो आपको ग्रीन पार्ट में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारा कौन सा पार्ट है, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया देश है, ठीक है। उसके अलावा ये मलेशिया को हमने आपको बता दिया। और यहाँ देखेंगे एक छोटा सा देश है ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है ब्रुनेई। तो ब्रुनेई भी आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह के अंतर्गत आता है। और यहाँ देखोगे तो जो है एक आपका तिमोर है, उत्तरी तिमोर है। उत्तरी तिमोर आपका इसी समूह के अंतर्गत आता है या एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तिमोर के बाद जितने भी हमने कहा आपके द्वीपीय देश हैं वो आते हैं किस महाद्वीप के अंतर्गत, ओशनियाई महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, उसके अंतर्गत आते हैं। बाकी तो जब भी पूछा जाए तो दक्षिण पूर्वीय एशियाई देशों के अंतर्गत ये सारे देश आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप ये यहीं से देखेंगे आपका एक एशियान है, एशियान समूह। इसके अंतर्गत ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इसी में 10 देशों का एक समूह जिसको एशियान कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, एशियान कहते हैं, एशियान, ठीक है, इसको एशियान कहते हैं। एशियान में कितने सदस्य देश हैं, तो 10 देश हैं इसके अंतर्गत, एशियान के अंतर्गत। तो कुल सदस्य देशों की संख्या एशियान में 10 है। 10 देश कौन कौन से हैं, तो यहां से आप देखोगे तो इसके अंतर्गत म्यांमार आता है, म्यांमार के बाद लाओस है आपका, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, उसके अलावा आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, आपका फिलीपींस है, और आपका जो इंडोनेशिया है। ये सारे 10 देश हैं। तो 10 देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो यही जो सारे देश हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह के अंतर्गत, इसी में से 10 देश जो एशियान के सदस्य देश हैं। एशियान आपका जानते हैं कब बना था, 1967 में। इसकी स्थापना 1967 में इन सारे देशों ने मिलकर किया था। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी एशियान की। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पे, जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहीं पर इसका मुख्यालय है, एशियान का मुख्यालय। इसमें 10 देश हैं टोटल। और इनकी संख्या, इनकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। और कौन कौन से देश हैं, तो मैंने आपको बताया ये कौन कौन से देश, इसके अंतर्गत 10 देश आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। उसके बाद देखेंगे पूर्वी देश। यहाँ के कुछ देश हैं, जैसे हमारा जापान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, और आपका चीन है, मंगोलिया है। इसको कहा जाता है पूर्वी एशियाई देश। इसको मिटाता हूं फिर यहाँ बताता हूं।
पूर्वी एशियाई देश। पूर्वी एशियाई देश, तो पूर्वी एशियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये आपका हो गया, इसको कहा जाता है, देखिए ये आपका चाइना है, चाइना, इतना पूरा हमारा चाइना है। चाइना के बाद ऊपर इसके देखेंगे, उत्तर में इसके देखेंगे तो मंगोलिया पड़ता है, और उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये आपका नॉर्थ कोरिया है, जिसको उत्तरी कोरिया कहा जाता है। उसके बाद ये नीचे है आपका साउथ कोरिया, जिसको हम दक्षिण कोरिया कहते हैं। और यहाँ देखोगे तो ये आपका जापान है, ये जापान है, ठीक, इसको हम जापान कहते हैं। तो ये आपका जापान है, और इसी के अंतर्गत आपका ताइवान आता है, ताइवान। तो जब भी आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के, वो क्या कहते हैं, पूर्वी देशों के बारे में पूछा जाए, पूर्वी एशियाई देश, तो पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत ये आपके 6 देश आते हैं, जिसके अंतर्गत चाइना है, मंगोलिया है, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और उसके अलावा देखोगे तो आपका जापान आता है, और इसी के अंतर्गत आपका ताइवान आता है। ये 5 देश आप हमेशा याद रखोगे। तो मैंने आपसे कौन कौन सा कहा? चीन, मंगोलिया, मंगोलिया, और मंगोलिया के अलावा आपका जापान, दक्षिण कोरिया, और उसके बाद उत्तर कोरिया, आपका उत्तरी कोरिया, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है ताइवान, ताइवान। ये सारे देश पूर्वी एशियाई देश कहलाते हैं। तो जो राजनीतिक वितरण है, जो एशिया महाद्वीप का राजनीतिक वितरण है, इसको मैंने कैसे वितरित किया, तो आप देखे होंगे कि एक आपका पश्चिमी एशियाई देश के समूह हो गए, जिसके अंतर्गत ये सारे खाड़ी वाले देश आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद मध्य एशिया के देश हो गए, मध्य एशियाई देश। मध्य एशियाई देश के अंतर्गत आपके जो तान वाले सारे देश हैं, 2 को छोड़कर, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने तान वाले देश हैं वो मध्य एशियाई देश कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया दक्षिण एशियाई देश। दक्षिण एशियाई देश के अंतर्गत हमने कहा जो भारत प्रायद्वीप है, भारत प्रायद्वीप में जो सारे देश आते हैं, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सारे देश दक्षिण पूर्वी देश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैंने बात की जो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आपके कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आपका थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, और फिलीपींस है। उसके अलावा आपका वियतनाम है, और सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आते हैं। और हमने यहाँ एक समूह की बात की जिसको कहा जाता है आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और उसके बाद यहाँ पर उसमें 10 सदस्य देश आते हैं, तो उसमें 10 सदस्य देश हैं। बाकी उसके बाद हमने बात किया कि पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं, तो 6 देश हैं यहाँ पर। चीन है, मंगोलिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है, और आपका ताइवान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका राजनीतिक वितरण एशिया महाद्वीप का देख सकते हैं। तो जब भी आप एशिया महाद्वीप को पढ़िए, पहले उसका एक बार राजनीतिक वितरण देख लो, तब जब भी आप कोई चीज उसके बारे में पढ़ोगे, चाहे पर्वत हो, पठार हो, नदियां हो, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर रहेंगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका हमने कहा राजनीतिक वितरण। तो राजनीतिक वितरण में हमने कहा कुछ चीजें इस प्रकार से आप याद रखोगे। दूसरे मैप पर लेते हैं इसको। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाता है कि पूरब का द्वार किस देश को कहते हैं? पूरब का द्वार, तो इंडोनेशिया को, और इसकी जो राजधानी जकार्ता, जकार्ता को जो है पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जकार्ता को पूर्व का, एक सेकंड, पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार। तो पूर्व का प्रवेश द्वार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को कहते हैं, या कभी देश के रूप में पूछा जाए तो पूर्व का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया को। आप देख पा रहे होंगे जो पूरी तरह से जो देश पूरब में स्थित है, इधर देख पा रहे होंगे इस महाद्वीप का, तो वो आपका ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है इंडोनेशिया, जिसको हम कहते हैं। तो ये इसको पूरब का प्रवेश द्वार कहते हैं एशिया महाद्वीप का, ठीक है। या एशिया महाद्वीप का, या केवल इतना पूछा जाए कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो इंडोनेशिया को कहते हैं। पश्चिम का प्रवेश द्वार, तो पश्चिम का जब भी प्रवेश द्वार पूछा जाए,
पश्चिम का प्रवेश द्वार, पश्चिम का प्रवेश द्वार। तो पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? टर्की को कहते हैं, तुर्की को। तुर्की को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो ये आपका जापान है, और जापान को कहा जाता है, जापान को उगते सूर्य का देश, इसको हम कहते हैं उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश, ठीक है, उगते सूर्य का देश, या इसको कहा जाता है सुकुमार फूलों वाला देश, सुकुमार पुष्पों वाला देश, पुष्पों वाला देश, ठीक है। या जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जापान को पूर्व का ब्रिटेन, पूर्व का ब्रिटेन। तो जब भी उपमाएं पूछी जाए जापान को क्या क्या कहते हैं, तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, उसके अलावा सुकुमार पुष्पों वाला देश कहा जाता है जापान को, और हमने ये बताया आपको पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान को, ठीक है। और प्रवेश द्वार पूर्व का किसको कहते हैं? तो आपके इंडोनेशिया को कहते हैं। इसके बाद यहां देखेंगे ये कोरिया है आपका, और कोरिया को कहा जाता है, कोरिया को हम क्या कहते हैं? तो कोरिया को कहा जाता है हर्मिट किंगडम, इसको कहते हैं हर्मिट किंगडम, किंगडम। हर्मिट किंगडम, तो हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। और इसके बाद प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है इसको, कोरिया को प्रातःकालीन शांति की भूमि, शांति की भूमि। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रातःकालीन शांति की भूमि या हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है, तो कोरिया को कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपका थाईलैंड है, यहां थाईलैंड देख पा रहे होंगे, थाईलैंड है, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश, हाथियों का देश कहते हैं, ठीक। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। इसके अलावा थाईलैंड को कहा जाता है चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा। इसको कहते हैं चावल का कटोरा। चावल का कटोरा, ठीक, थाईलैंड को। तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है, और चावल का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है, और इसे पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, थाईलैंड को पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस। देखिए ये जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसे आपका जब स्टैटिक जीके आता है वहां तो पूछा ही जाता है। आप देखेंगे जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे कभी कभी आप देखोगे बड़ी परीक्षाओं में पीसीएस वगैरह में क्या क्या करता है कि ये आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है, मिलान करने के लिए कि किस कौन सी उपमा किस देश को दी जाती है। तो वहां पर आपको 4 देश दिए रहेंगे और उसके अलावा उनकी उपमाएं दी रहेंगी, और आपसे पूछा जाएगा इसका मिलान करिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए सफेद हाथियों का देश, चावल का कटोरा या पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहां देखोगे तो म्यांमार है, म्यांमार, और म्यांमार को क्या कहा जाता है, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश, ठीक है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। और यहां देखोगे तो ये श्रीलंका है, और श्रीलंका को कहते हैं हिंद महासागर की रानी, या मोतियों या रत्नों वाला देश, मोतियों मोतियों या रत्नों वाला देश, मोतियों या रत्नों वाला देश।
और हिंद महासागर की रानी भी कहते हैं किसको? श्रीलंका को। हिंद महासागर की रानी, हिंद महासागर की रानी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो भारत प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार भी कहते हैं श्रीलंका को। तो भारत प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार कौन सा है? श्रीलंका है। या हिंद महासागर की रानी किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। या मोतियों या रत्नों वाला देश किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। यहां देखोगे बहरीन है, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। मोतियों, मोतियों का द्वीप, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। ठीक है। तो जितनी उपमाएं हैं, जितनी संज्ञाएं हैं, इन सारे देशों को क्या क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो ये सारी जो उपमाएं हो गई, संज्ञाएं हो गई, जो जैसे जब भी पूछा जाएगा तो ये दो रूपों में पूछा जाता है। एक तो स्टैटिक जीके में, ये तो आपका जीएस में पूछा जाता है। जीएस में जब पूछा जाता है तो मिलान करने के लिए देता है, बाकी वैसे नहीं तो स्टैटिक जीके के रूप में वन लाइनर आपका हमेशा पूछा जाता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए जो संज्ञाएं हैं। आगे बात करते हैं जो इस महाद्वीप का जलीय वितरण है। बाकी एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हमारा क्या है, भूटान है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जब भी पूछा जाए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं। आइए इसका जलीय वितरण देखते हैं, इस महाद्वीप का जलीय वितरण। जलीय वितरण में जब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, तो आप जानते हैं इसका जो ज्यादातर भाग है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर आपका इस साइड में पूरब में, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और इधर देखेंगे आपके दक्षिण में, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है हिंद महासागर का, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। बाकी ऊपर देखेंगे तो ऊपर कौन सा सागर है, इसको आर्कटिक सागर कहा जाता है। यहां पर आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर कहते हैं, सागर नहीं महासागर। तो आर्कटिक महासागर उत्तर में इस महाद्वीप के, और इस महाद्वीप के दक्षिण में आपका हिंद महासागर, और इस महाद्वीप के पूरब में कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। और इसके पश्चिम में देखेंगे, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर आपका पड़ता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख महासागर या सागर। इसके अलावा जो छोटे छोटे सागर होते हैं, सागरों के बारे में हमसे पूछा जाता है कि इस महाद्वीप के अंतर्गत जो अन्य सागर हैं, जैसे आप देखोगे तो ये वाला क्षेत्र हमारा कहलाता है, इसको कहा जाता है अरब सागर, अरब सागर। और ये वाला क्षेत्र कहलाता हमारा लाल सागर। यहां पर है जो, जहां से आप देखते होंगे जो आपकी सुएज नहर का निर्माण किया गया है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता है लाल सागर। इसको क्या कहते हैं, लाल सागर, लाल सागर। ठीक है। तो आप सुनते होंगे काला सागर या पीला सागर या लाल सागर, इस तरह से जब भी आपसे पूछा जाता है, इसका ये मतलब होता है वहां की कोई खास विशेषता है। तो जहां पर जो शैवाल होते हैं, जहां पर शैवाल उसका रंग जैसे लाल होता है तो वहां पर उसको लाल सागर कह देते हैं। या शैवाल जहां पर आपको काले दिखाई देते हैं, काले रंग में दिखाई देते हैं, उसको काला सागर कहा जाता है। तो ये आपका अरब सागर हो गया, ये लाल सागर है यहाँ पे जहां से सुएज नहर का निर्माण किया गया है। अरब सागर से होते हुए जब आप भूमध्य सागर में जाओगे तो कौन सा सागर आपका बीच में पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो कौन सा पड़ेगा। तो जब भी अरब सागर से होते हुए आप भूमध्य सागर की तरफ जाते हैं तो बीच में कौन सा सागर है आपका, उसको कहा जाता है लाल सागर कहा जाता है। ठीक है। और इसको काटकर इसके आगे जो आपका मिस्र वाला, इजिप्ट वाला भाग, उसको काटकर यहाँ नहर का निर्माण किया गया है, जिसको हम सुएज नहर कहते हैं। बाकी ये वाला पोर्शन आपका कौन सा है, ये वाला, इसको कहते हैं, ये आपका है काला सागर, ब्लैक सी जिसको कहा जाता है काला सागर, काला सागर। और इसके बगल में यहां देखेंगे एक छोटा सा सागर और है, उसको अरल सागर कहते हैं, अरल सागर, अरल सागर। ठीक है। और यहां देखेंगे तो यहां पर आपका है, यहां इसको कहा जाता है कारा सागर, कारा सागर। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है काला सागर और कारा सागर।
काला सागर अलग है, काला सागर अलग है। काला सागर के किनारे अभी देखेंगे कि जो आपके कौन कौन से देश है, इस प्रकार से उसको देखेंगे। बाकी यही देखोगे तो यहीं पर अभी जब झीलों के बारे में बात करेंगे तो उसके झीलों के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए सागर के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कारा सागर, और इसी के बगल में देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर आपका लेप्टेव सागर, लेप्टेव सागर। यहां देखेंगे तो आपका ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर, ठीक है। तो जापान के पास या जापान रूस के क्षेत्र में देखेंगे वहां ओखोटस्क सागर है, और यहीं देखेंगे बेरिंग सागर, आपका बेरिंग सागर का विस्तार यहाँ जापान के पास में। जापान और जो भाग रूस का है, तो रूस के क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका बेरिंग सागर आता है। और उधर देखेंगे तो अलास्का से, ये अलास्का के क्षेत्र में भी बेरिंग सागर है, और आप इधर रूस के क्षेत्र में भी आपका बेरिंग सागर, क्योंकि आप पीछे से इस तरह से भाग मिला हुआ है ना। तो लेप्टेव सागर, यहाँ कारा सागर, और आर्कटिक सागर का तो महासागर का पूरा पार्ट है ये। लेकिन छोटे छोटे जो सागर हैं, जैसे कारा सागर हो गया, लेप्टेव सागर हो गया, ओखोटस्क सागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया, अरब सागर हो गया, लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, और काला सागर हो गया, और ये अरल सागर हो गया, ठीक है। इतनी बातें हमने कहा, जब भी सागरों के बारे में, एशिया महाद्वीप के सागरों के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए लोकेशन, क्योंकि इसका बताने का मतलब होता है लोकेशन, कि कौन सा सागर कहाँ पे है, या उससे जो भौगोलिक विस्तार होता है उससे उसके भौगोलिक विस्तार का पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सागर। इसके अलावा जो प्रमुख जल संधियां और खाड़ियां हैं उसको हम देखते हैं। देखिए प्रमुख खाड़ियां, तो प्रमुख खाड़ियों के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप के प्रमुख खाड़ियों के अंतर्गत आप देखोगे ये चाइना है, और चाइना के पास यहां पर एक खाड़ी, इसको कहा जाता है चिहल की खाड़ी, चिहल की खाड़ी, ठीक। चिहल की खाड़ी यहां देखोगे तो यहां पर एक खाड़ी जो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी कहा जाता है इसको, बंगाल की खाड़ी। और यहां देखोगे ओमान के पास यहां पर एक खाड़ी, इसको कहते हैं ओप की खाड़ी, ओप की खाड़ी, ठीक। और ये वाला भाग कहलाता है, ये वाला, इसको कहते हैं अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी जब फारस की खाड़ी की तरफ जाओगे तो जो ईरान है और ये आपका यमन वाला भाग है, ठीक है, ओमान वाला भाग है, ईरान है और ओमान वाला भाग, इसी के मध्य में जो खाड़ी है उसको कहा जाता है अदन की खाड़ी। और जब अंदर इस तरफ जाएंगे, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है फारस की खाड़ी, इसको कहते हैं फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ये वाला भाग, यहां है अदन की खाड़ी। जब लाल सागर से होते हुए आप भूमध्य सागर की तरफ जाते हो, अरब सागर से जब जाओगे लाल सागर की तरफ और भूमध्य सागर की तरफ प्रवेश करोगे तो बीच में एक खाड़ी पड़ती है, इसको अदन की खाड़ी कहते हैं, अदन की खाड़ी, ठीक है। तो जब भी आपसे खाड़ियों के बारे में पूछा जाए तो ये प्रमुख खाड़ियां आपको जरूर पता होनी चाहिए कि किस देश के अंतर्गत है, तो आप वहां जब लोकेशन आपको पता रहेगा तो आप वहां देश के बारे में बता पाओगे। जैसे मान लीजिए अदन की खाड़ी यहाँ पर है, मैंने बताया ये जो आपका यमन देश है ना, अरब प्रायद्वीप है, लेकिन आपसे पूछा जाए कोई दूसरा देश यहाँ चाइना के मंगोलिया से, तो इतना तो आपको पता होगा कि जो अदन की खाड़ी है इन सारे देशों के अंतर्गत आएगी, चाहे वो आपका सऊदी अरब होगा, चाहे आपका यमन होगा, ओमान होगा, इसके अंतर्गत आएगा। तो ये प्रमुख खाड़ियां जब भी पूछा जाए, चिहल खाड़ी चाइना के अंतर्गत, चाइना के तटीय क्षेत्र पर है। उसके बाद बंगाल खाड़ी आपको पता ही है, इतना तो आप जानते ही है। उसके बाद अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी देखोगे तो ईरान और ओमान के बीच पड़ती है अदन की खाड़ी। और उसके बाद फारस की खाड़ी जो आप ईरान और उसके अलावा कई देश हैं, जैसे आपका कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये यूएई है, ये सारे देश है, उसके मध्य में देखोगे तो अदन की खाड़ी है। बाकी
वो क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी है। हाँ, इधर फारस की खाड़ी हमने लिखा है, अदन की हो गई, ओप की खाड़ी हो गई, यमन की खाड़ी, यमन। ठीक है, ये सारी खाड़ियां आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखते हैं जो प्रमुख जल डमरू मध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, जो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, उसको देखते हैं, जिसको जल संधि कहा जाता है। इस पर देखते हैं। तो देखिए, जल संधियों के बारे में जब भी पूछा जाए, प्रमुख जल संधियां इस महाद्वीप की, आपके एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां, तो जल संधियों के अंतर्गत, इस महाद्वीप के जल संधियों के अंतर्गत जो प्रमुख जल संधियां आपको दिखाई देती हैं, यहां देखिएगा, यहां एक जल संधि है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मलक्का जल संधि, ये वाला, इसको कहा जाता है मलक्का जल संधि। कहाँ लिखे हैं इसको, एक मिनट, ये वाला, इसको कहते हैं मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक है, मलक्का जल संधि आपके इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है मलक्का जल संधि किन दो देशों को अलग करता है, तो मलक्का जल संधि जो है दो देशों को अलग करता है, वो आपका इंडोनेशिया है और मलेशिया है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या, मलक्का है। उसके बाद, और ये विश्व की सबसे बड़ी जल संधि भी कहलाती है। ठीक है, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया को तो अलग करता ही है, और ये विश्व की सबसे बड़ी, इतने याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कहा जाता है इसको, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि, सबसे बड़ी जल संधि। ठीक है, तो मलक्का जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। इसी के नीचे देखेंगे, यहां पर एक जल संधि है, और इस जल संधि को कहा जाता है सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। और सुंडा जल संधि जो, ये आपके इंडोनेशिया को और सुमात्रा को जो है अलग करता है, सुंडा जल संधि। तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया को, इंडोनेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है, ये नीचे हो गया आपका सुमात्रा द्वीप, और ऊपर हो गया आपका इंडोनेशिया। तो दोनों के मध्य में जब भी पूछा जाए, ये वाला भाग आपका सुमात्रा का है, सुमात्रा का द्वीप है, और ये वाला भाग आपका इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो दोनों के मध्य में ये सुंडा जल संधि है। और इसके बाद जो जल संधियां हैं, तो जल संधियों के अलावा यहां देखेंगे हारमुज जल संधि है, हारमुज। और ये हारमुज जल संधि, ये जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के पास ही है। और हारमुज जल संधि ईरान और आपका जो ओमान है, दोनों देशों के मध्य में है। तो ईरान है और कौन सा देश है, ओमान, ईरान और ओमान। तो ईरान और ओमान को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, हारमुज है। और ये फारस की खाड़ी में, कहां पे, फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी। और एक यहां पर जल संधि है, जब हम अरब सागर से होते हुए हम जाते हैं भूमध्य सागर की तरफ, तो बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसको कहा जाता है बाबल मंडेप, बाब अल मंडेप, बाब अल मंडेप। ठीक, तो बाबल मंडेप जल संधि ये लाल सागर में पड़ती है। कहां पे, लाल सागर में, लाल सागर। ठीक है, तो जब भी जल संधियों के बारे में पूछा जाए, तो प्रमुख जल संधियां, एक प्रमुख जल संधि यहां पर है, इसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है, इसको कहते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि आप देखोगे तो ये जो आपका अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का को रूस से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो ये प्रमुख जल संधियां हैं इस महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की। तो जब भी आपसे पूछा जाए जल संधियों के बारे में, तो एक बेरिंग जल संधि याद रखिएगा। बेरिंग जल संधि अलास्का को किससे अलग करती है, रूस से। या आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो आप बताओगे बेरिंग जल संधि है। उसके अलावा सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि आपकी इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। उसके बाद
आपकी जो है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि आपके मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है और विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कहलाती है मलक्का जल संधि। उसके अलावा आपका है बाबल मंडेप। बाबल मंडेप जल संधि, ये आपके लाल सागर में पड़ती है और ये जो आपका मिस्र का भाग है, जो इजिप्ट का भाग है, मिस्र का भाग है, तो मिस्र को, और ये आपका अरब प्रायद्वीप है। मिस्र को, जो मिस्र का प्रायद्वीप है वहां पर आप जानते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप है। मिस्र को आइबेरियन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? वो आपकी है मलक्का जल संधि। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी हार्मुज जल संधि है, हार्मुज जल संधि आप ईरान और किसके मध्य में है? ओमान के मध्य में है। ठीक है। इतनी बातें यहां से आप याद रखोगे। बाकी एक पाक जलडमरू कहा जाता है, तो हमारे यहां इसको जलडमरू कहते हैं, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू। और ये पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है ना, पाक जलडमरू। तो या कहें बंगाल की खाड़ी को अरब जो सागर, अरब जो हमारा सागर है, इसको जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? आपकी पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है। तो इतनी जल संधियों के बारे में, इस महाद्वीप के जल संधियों के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं जो यहाँ के प्रमुख पठार हैं और मरुस्थल हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत। प्रमुख पठार, पहले पठारों को देखते हैं, फिर उसके बाद मरुस्थलों को देखेंगे। तो देखिए इस पठार के अंतर्गत, इस महाद्वीप में जब भी आप देखोगे तो कौन कौन से प्रमुख पठार आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये वाला जो भाग है, यहाँ पर एक पठार है, इसको कहा जाता है अंतोलिया का पठार। यह है आपका अनातोलिया का पठार। अनातोलिया पठार। और यहां पर देखोगे तो यह है आपका एक पठार यहां पर है, इसको कहा जाता है एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर पठार। ठीक है, एशिया माइनर पठार। उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां पर दो पठार हैं, इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार। और यहां पर देखेंगे इसी के बगल में एक और पठार, इसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार। तो पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। उसके बाद यहां म्यांमार के अंदर एक पठार पड़ता है, इसको कहा जाता है, एक पठार का विस्तार है, इसको कहते हैं शान का पठार। शान का पठार। ठीक है। और यहां पर है रूस के अंदर एक पठार, इसको कहा जाता है याकूत का पठार। याकूत का पठार। यहां पर एक याकूत जनजाति भी निवास करती है, एक याकूत जनजाति भी पाई जाती है रूस के अंदर, उसको याकूत जनजाति कहते हैं। तो याकूत का पठार यहां पर है। बाकी यहां देखोगे दक्कन का पठार हमारा, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार। तो जब भी पठारों के बारे में पूछा जाए तो इतने पठार आपको पता होना चाहिए। शान का पठार म्यांमार के अंदर पड़ता है, और यहां लिख देता हूं मैं, शान का पठार म्यांमार में, म्यांमार में। और आपका याकूत का पठार रूस के अंदर, रूस के अंदर। और तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ये दोनों जो हैं, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार, ये दोनों पठार आपके चीन के अंदर है, चीन में। ठीक। बाकी शान का म्यांमार में हो गया, दक्कन का भारत के अंतर्गत है ही। एशिया माइनर का पठार जो है ये ईरान देश में, इसका विस्तार जो है कहां पर है? ईरान देश में। तो एशिया माइनर जो पठार है इसका विस्तार कहां पे है? ईरान के अंदर है। बाकी अनातोलिया का पठार जो है इसका विस्तार कहां पे है? तुर्की के अंदर, तुर्की के अंदर। ये प्रमुख पठार हैं इस महाद्वीप के अंदर, आपके एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है। पठारों के बारे में जब पूछा जाए तो इतनी बातें अवश्य पता होनी चाहिए आपको पठारों के बारे में इस महाद्वीप के। उसके बाद देखते हैं पर्वतों के, प्रमुख पर्वतों के बारे में इस महाद्वीप में। जो प्रमुख पर्वत हैं आपके, प्रमुख पर्वत, प्रमुख पर्वत।
तो प्रमुख पर्वतों के अंतर्गत इस महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को देखें तो देखिए यहाँ जो पहले मरुस्थल देख लें, पर्वतों को बाद में देखते हैं ना, पहले मरुस्थल यहाँ देख लें। मरुस्थल देख लेंगे तो आपका जो पठार है मरुस्थल उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। पहले मरुस्थल देखते हैं। मरुस्थल, मरुस्थल तो एशिया महाद्वीप में अगर हम मरुस्थलों की बात करें तो जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका वो कौन सा है, या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो कौन सा है, या सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये जो मरुस्थल है एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 मरुस्थल हैं। ये भाग है आपका अरब प्रायद्वीप और यहाँ पर 3 मरुस्थल हैं। इस प्रकार से अगर हम इसको देख लें समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मरुस्थल आप देखोगे, एक है रब अल खाली, रब अल खाली, और एक है अल नफूद, अल नफूद, रब अल खाली, अल नफूद, और इसके अलावा एक है अल नफद, अल रब अल खाली, अल नफूद और अल हमद, अल हमद। ये तीनों जो मरुस्थल हैं ये अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत सऊदी अरब में पड़ते हैं। रब अल खाली, अल नफूद और अल हमद, ये तीनों मरुस्थल जब भी पूछा जाए कहाँ पर पड़ते हैं, सऊदी अरब के अंदर इनका विस्तार है। और इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर है ईरान के अंदर 2 मरुस्थल, यहाँ पर ईरान के अंदर, तो ईरान के अंदर देखोगे 2 मरुस्थल है। एक है आपका इसको हम कहते हैं, देखिए इसको कहा जाता है दस्ते लुट, दस्ते लुट, और दूसरा है दस्ते काबिर, दस्ते काबिर। तो दोनों मरुस्थल कहां पे है, तो दोनों मरुस्थल आपके ईरान के अंदर है, ईरान में दस्ते लुट और दस्ते काबिर, ठीक है। इसके अलावा यहां आपको मरुस्थल दिखाई देंगे तुर्कमेनिस्तान में और किर्गिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। यहाँ एक मरुस्थल है, इसको कहा जाता है, यहाँ एक मरुस्थल है, इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर मरुस्थल इसको कहते हैं करायकुम, करायकुम, और इसको कहते हैं कजाइलकुम, किजिलकुम, किजिलकुम। तो जो करायकुम मरुस्थल है ये कहाँ पे है, किस देश के अंदर, और आपका जो किजिलकुम है ये किस देश के अंदर है, इसको हम देखते हैं। जैसे आप देखोगे तो आपका जो करायकुम है ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आपका किजिलकुम है ये आपका किर्गिस्तान में है, किर्गिस्तान, ठीक है। तो कजाइलकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में और आपका जो किजिलकुम है ये किर्गिस्तान में विस्तारित है, फैला हुआ है मरुस्थल है। बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मरुस्थल दिखाई देंगे आपके चीन के अंदर, एक मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है और एक जो है चीन के अंदर है मरुस्थल। तो जो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है इसको क्या कहा जाता है, तो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर वाला जो मरुस्थल है इसको कहा जाता है गोबी का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। और ये वाला भाग कहलाता है, इसको कहा जाता है तकलामाकन, तकलामाकन, ठीक है। दोनों मरुस्थल कहाँ पे हैं, तो दोनों मरुस्थलों के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपका गोबी का मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर, मंगोलिया और चीन की सीमा पर इसका विस्तार है, गोबी मरुस्थल का विस्तार है। बाकी तकलामाकन मरुस्थल का विस्तार चीन के अंदर है।
तो जो सबसे ठंडा मरुस्थल कहलाता है इस महाद्वीप का, या पूरे विश्व का जो सबसे ठंडा मरुस्थल कहलाता है, सबसे शीत मरुस्थल कहलाता है, वो कौन सा मरुस्थल है आपका? वो आपका है गोबी का मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल जब भी पूछा जाए किसको बताओगे आप? गोबी के मरुस्थल को बताओगे। उसके नीचे है टकला माकन मरुस्थल, ये चीन के अंतर्गत ये भी मरुस्थल है। बाकी आप देखोगे तो अल हमद है, अल नफूद है और रबल खाली है। ये जो आपके मरुस्थल हैं, ये आपके मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे भारत और पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के अंदर मरुस्थलों का विस्तार है, और इस मरुस्थल का विस्तार है। इस मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। तो कुछ बातें याद रखिएगा जब भी पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है। या आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताओगे एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी का मरुस्थल है। ठीक। बाकी किजाइलकुम ये मरुस्थल याद रखिएगा। दस्ते लुट, दस्ते काबिर और रबल खाली, अल नफूद और अल हमद, ये सारे मरुस्थल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इतने सारे मरुस्थल हैं इस महाद्वीप के। जो प्रमुख मरुस्थल है, यहाँ एक साइबेरिया का मरुस्थल है, इसको साइबेरिया का मरुस्थल कहा जाता है। साइबेरिया कोई खास मरुस्थल है नहीं, इसके बारे में पूछा नहीं जाता। साइबेरिया मरुस्थल, तो ये आपका जो है ये शीत मरुस्थल, ये भी है साइबेरिया का मरुस्थल। लेकिन प्रमुख मरुस्थलों में आपसे गोबी, टकला माकन, थार का मरुस्थल, अल नफद, रवल खाली, दस्ते लुट, दस्ते काबिर, किजिलकुम, ये सारे मरुस्थल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे मरुस्थल आप यहाँ से याद रखोगे। चलिए, तो ये हमारे सारे मरुस्थल हो गए। अब अगले पार्ट में जो एशिया महाद्वीप का दूसरा भाग होगा, हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, तो वहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। तो नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास समय होता नहीं कि इस प्रकार से उसको देखो। तो अगले जो बचे हुए फैक्ट हैं उसको अगले पार्ट में, एशिया महाद्वीप का दूसरा पार्ट होगा। और कल हमारा एशिया महाद्वीप, या हम कहें जो महाद्वीपों की श्रृंखला चल रही है, महाद्वीपों की श्रृंखला जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो एक बार जब हमने आपसे ये कहा कि एक बार जब आप सातों महाद्वीपों को पढ़ लोगे, सातों महाद्वीपों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जो सारे विश्व का भूगोल है वो समाप्त हो गया। तो कभी भी आप अगर विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे? सातों महाद्वीपों को एक बार जो है संक्षेप में देख लीजिए। सातों महाद्वीपों के बारे में जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि 7 महाद्वीप हैं, पूरा संसार है उसके अंतर्गत, तो आपको लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि जब महाद्वीपों के क्रम के अंतर्गत आप चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे पहला महाद्वीप पढ़ेंगे, वहाँ की नदियों के बारे में, पठारों के बारे में, मरुस्थलों के बारे में, सारे उद्योगों के बारे में, सब कुछ वहाँ उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसे जब सातों महाद्वीपों के बारे में आप देख लेते हो, तो आपको जो है ऐसा लगता है कि हमने पूरा विश्व भूगोल पढ़ लिया है। तो जब भी आप विश्व भूगोल पढ़ने की शुरुआत करिए, तो मैं आपसे कहता हूँ सातों महाद्वीपों को एक बार संक्षेप में देख लेंगे, तो आपको जो है काफ़ी विश्व भूगोल पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो उसके बाद चाहे जितना विस्तार से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। एक बार संक्षेप में सारे महाद्वीप को देखिए, चाहे आपका एशिया महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, अंटार्कटिका महाद्वीप हो, जितने भी महाद्वीप हो, एक बार संक्षेप से सारे महाद्वीप जब देख लेंगे, तो जब भी आप विश्व भूगोल पढ़ने जाएंगे तो आपको चीज़ें इतनी क्लियर समझ में आएंगी कि ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।